बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने मना किया इसराइल को कि इस जंग में ना कूदो, अभी इस जंग को रोक दो। ये जंग हमारा तो तितर बितर कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और हम ना रहे तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन इसराइल ने नहीं सुना। अब अमेरिका को झटके लगना शुरू हो गए। अमेरिका का सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला ड्रोन $32 मिलियन, यानी 1,000 करोड़ रुपए का, 10 अरब रुपए का MQ-9 रिपर UAV ड्रोन इस वक्त यमन के हौसियों ने मार गिराया है। ये इतना जबरदस्त ड्रोन है कि 400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ता है और आप इमेजिन कर ले 1,740 किलोग्राम अम्यूनेशन ले सकता है। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसकी जो फ्लाइट है उसकी रेंज 6,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, यानी अगर डिस्टेंस इतना तय कर सकता है। और उस ड्रोन को मार गिराया क्योंकि वो जासूसी करने के लिए आया था या हमला करने के लिए आया था, उसको मार गिराया है हौसियों ने। और उन्होंने कहा है कि ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा है कि हमने इसको गिराया और साथ उन्होंने कहा है चूंकि ये यमन के ऊपर आ रहा था, आकर जासूसी कर रहा था, और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त अमेरिका की जानिब से जाहिर सी बात है दो ही बातें होंगी, यानी जो स्टेट डिपार्टमेंट होता है वो एक ही बात कहता है कि जी हमें तो ऐसा कोई देखने को मिला, क्या नहीं मामला। लेकिन ये बात तय हो गई है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना शुरू हो गया है वो इस वक्त अमेरिका को और उसके साथ साथ इसराइल को नुकसान होना शुरू हो गया। यानी ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसकी इंतहा नहीं। एक तरफ तो आप ये देखिए ना कि ग्राउंड के ऊपर मार पड़ रही है अमरीकियों को भी, क्योंकि 46 के करीब उनके जो फौजी हैं उनमें से कुछ मारे गए और कुछ बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो इसराइल के साथ हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। नंगे पाँव वो लोग जा रहे हैं और ऐसा जैसे हम कोई पबजी गेम खेल रहे होते हैं या हम लोग कोई ऐसी गेम खेल रहे होते हैं कि जिसमें हमारे हाथ में बंदूकें होती हैं, मिसाइल होते हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल होते हैं और हम मार रहे होते हैं। और इसी तरह के एग्जैक्टली मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चलते आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये असल में अमेरिका ने तो कभी जिंदगी में इस बात का इदराक नहीं कर रहा था अगर वो अफगानिस्तान में ना होता। उनको पता था ये होने जा रहा है, इसीलिए तो वो इसराइल को मना कर रहे थे कि अब तुम्हारी वजह से हमें भी मार पड़ना शुरू होगी। उन्होंने कहा था इनको कि देखें ये हमारे मिलिट्री बेसिस है, वहां पर हमले होंगे, ये अफगानिस्तान नहीं है। जो जेन में रखिएगा, देखिए हौसियों के पास कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आप सोचिए जरा, ये मिसाइलों को तो देखें, इलाद शहर टूरिज्म का हब, और यमन से फायर होता और वहां तक जा रहा था, और वो अगर लग जाता तो इनके होटलों पर जाकर गिरना था। अब अमेरिका तो इनका जाहिर सी बात है अब्बा जी हैं, वो तो इनकी खित्ते में मदद करेंगे। अब इनका ड्रोन तबाह हुआ है। इसके बाद आप ये देखिए, अभी देखिए सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो मर्जी करे, आप जितने मर्जी मिसाइल मारे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर लगने हैं, उनकी फौज के अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है। अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद देखिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर लाखों के हिसाब से अपने फौजी तैनात किए हुए हैं। किस तरह, आप यहाँ से अंदाजा कर रहे हैं अमेरिका के अंदर कोई जंग चल रही है? नहीं चल रही। तो दुनिया में अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है वो 800 है 80 ममालिक में। तो जंग कौन कर रहा है दुनिया के अंदर? अमेरिका कर रहा है, बाप बना हुआ है सबका। अब इसराइल के लिए मसला पैदा हो गया। देखिए वो ये चाह रहा था कि अमेरिका ये जंग मुसलमानों तक छेड़ दे, ये जंग मेरी ना रहे, मुस्लिम कंट्रीज की और अमेरिका की बन जाए, और फिर नेटो सारे इनकी मदद करने के लिए है। नेटो का तो अच्छा इन्होंने ये किया है कि यूक्रेन के अंदर इतनी कुट उनको पड़ी है, इतनी कुट पड़ी है अफगानिस्तान के बाद, कि वो ज़ेलेंस्की उठकर कहता है कि आप मुझे लोन दे दें, अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकते मुझे आप लोन दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। ये लोग इतना उससे बेजार आ गए हैं ज़ेलेंस्की से कि तू इतना निकम्मा है। इन्होंने उसको पैसे दिए, वो अशरफ गनी की तरह पैसा खा गया, माल पानी खा गया और ये तमाम चीज़ें खा गया। यानी वो इनको कह रहे हैं, उधर आप देखिए जो यूरोप के पास स्टॉक में पड़े हुए थे मिसाइल और चीज़ें, वो सारी खत्म। अब यूरोप कह रहा है कि भाई हमने जंग में कूदना नहीं है। इसराइल कह रहा है अमेरिका को तुम ये जंग में कूदो। वो असल में चाह रहा है कि ये जंग अमेरिका और मुसलमानों की हो जाए, तो मैं बीच में से निकल जाऊँ, मैं इधर कोई फ़लस्तीन के ऊपर को अपना उजारादारी कायम करता रहूँ, ये मामला हो जाए, लेकिन यहाँ से निकल जाए।
ये सूरत हाल जो इनकी पैदा हो रही है वो आप सोचिए जरा, अब इनका एक ड्रोन है। देखिए अमेरिका के पास ड्रोन अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा तबाह हुए, यहाँ की फोर्सेस की ताकत बहुत ज्यादा है। ईरान बैक करता है हौसियों को, हौसियों के पास हिजबुल्लाह से कई गुना ज्यादा ताकत है। उनकी एक अपनी पूरी फौज है, मिलिट्री है, वो एक हुकूमत है और सारा कुछ है। उनका आर्मी चीफ है और उनके अंदर जो नफरत है और जज्बा है वो डिफरेंट है। आप ये देखिए कि ईरान के अंदर डिफरेंट है, हमास के अंदर डिफरेंट है, हिजबुल्लाह के अंदर डिफरेंट है। और इसी चीज़ को पुतिन ने कैश करवाया था, मुसलमानों को उसने इस्तेमाल किया। देखिए उस बंदे की जहानत देखिए, खवारिज, दाइश और फलाना जो अमेरिका के पैदा करते थे उनका शाम में मुकाबला करना था। उन्होंने शाम के अंदर फौजी भेजे, मुस्लिम फौजी भेजे जो रूस की फौज के अंदर है। उनको बताया कि खवारिज और तुम्हें मारना सवाब है। उन्होंने वहां पर उनको फड़का दिया और इसीलिए तो बिशारुल असद की हुकूमत बची। तो अब ये मामला शुरू हुआ है कि अमेरिका को लेने के देने पड़े हुए हैं, अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जी जंग हमारे ऊपर। अमेरिका की असल में जो इलीट क्लास है वो ये जंग असल में इस तरह नहीं लड़ना चाह रहे जिस तरह ये इसराइल बजिद है। आप सोचिए जरा, बाइडेन ने आज कहा कि 3 दिन के लिए तुम जंग रोक दो, 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन की बात ही। उसे कहा एक दफ़ा रुकेगी, हम इसको एक्सटेंड करवा लेंगे। वो कहता है मैंने नहीं रोकनी। नेतन्याहू ने कहा कि भाई छुट्टी करो, मैंने नहीं रोकनी। अब वो बात नहीं मानी। अमेरिका ने काम ये किया कि उन्होंने अर्दोगान को कहा कि आप बातचीत करें। इस वक्त अर्दोगान कोशिश कर रहा है, तैयब अर्दोगान पूरी कोशिश करें कि इसराइल का किसी तरह सीज फायर हो जाए और उसके अलावा वो कैदियों को बहाल करें। वो इसराइल से भी बातचीत कर रहे हैं, वो हमास से भी राब्ते में है कि आप कैदी छोड़ दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए ये बात, इसमें इसराइल पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि उधर वो कैदी छुड़वा लिए उन्होंने और इधर ये कह दें जी अच्छा ठीक है मुआहदा तोड़ दिया। ये मामला बड़ा खतरनाक है। इसराइल कह रहे हैं कि अगर मैंने सीज फायर किया तो ये हमास की विक्ट्री हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर देखे ना, इन्होंने वादा किया कि भाई हमने हमास को ख़त्म करना है, यूरोप को सबको कहा, लेकिन ये मार रहे थे हम लोगों को। अगर सीज फायर हो जाता है तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि चलो जंगबंदी हो गई है, तो चलो अब वो जो तबाही की है इसराइल ने उसको रिकन्स्ट्रक्ट करो। चाइना उसमें पैसा दे, रूस दे, अक़वाम मुत्तहिदा दे, अरब ममालिक दें कि चलो जी मदद करो। इसका मतलब है कि इसराइल दोबारा वहाँ कब्जा नहीं कर सकेगा। तो क्या वो करेगा? ये नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शंस उसके पास ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी उसके वजीर ने उठकर कह दिया था कि मैं यहाँ पर इस सारी सूरत हाल में बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पर एटम बम मार देंगे। वो इसी चीज़ की कड़ी थी, क्योंकि इनसे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, मिसाइल इनके पास ख़त्म हो रहे हैं, दुनिया के अंदर नफरत इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो बयानिया इनका बिक नहीं रहा। देखिए पहले वो क्या कहते थे कि जी हमास के लोग हैं, इन्होंने हमारे लोग मारे, फलाना किया। अब वो बयानिया आपका बिक नहीं रहा। आपका बयानिया जब बिक नहीं रहा तो दुनिया के अंदर आपकी सपोर्ट नहीं हो रही। वो दुनिया को कह रहे हैं कि यूरोप आए और आकर हमारी मदद करे। वो कहते हैं कि जी बहुत हो गया, पहले अफगानिस्तान में हमने कुट खा ली है, इराक में खा ली है, यूक्रेन में खा ली है। यूक्रेन की जंग असल में सबसे ज़्यादा उसका नुकसान यूरोप को हुआ है। उनकी मुआशी पाबंदियाँ और फलाना और ये वो जो उन्होंने लगाई थी रूस के ऊपर, उससे गैस से लेकर न जाने क्या कुछ उनकी इंडस्ट्री का जनाजा निकल गया। तो यूरोप के अंदर भी अब वो बात कह रहे हैं कि हम क्यों जंगों में जाएं। ये बात अब यूरोप के अंदर होना शुरू की। आप ये देखें कि अभी इन्होंने यूक्रेन को शामिल कर लेना था नेटो के अंदर, और अगर वो बेलारूस में जाकर अपने न्यूक्लियर ना तैनात करता रूस, तो ये तो जंग छिड़ गई हुई थी। ये तो बहुत बड़ी रूस के ऊपर जंग छिड़ जानी थी 50 ममालिक की। तो उसने एक करिश दिखाया, उसने कहा मैं पूरा यूरोप उड़ा दूंगा। और उधर से अब वो इसराइल वाला मामला, इसमें आप यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा वो कॉमेडियन ज़ेलेंस्की का बड़ा फनी मामला है। वो खुद एक कॉमेडियन था, वो हर टाइम पैसे मांगता रहता है अमेरिका से। वो कहता है इसराइल की जंग शुरू हुई है, तुम लोग मुझे भूल गए हो और तुमने मुझे यहाँ पर लाकर बसा दिया और तुम मुझे भूल गए हो, तो मुझे लोन ही दे दो ना। यानी इतनी बेशर्मी, इतना बेशरम अशरफ गनी नहीं था जितना ये बेशरम है। यूरोप के अंदर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने देखा कि इसराइल की जंग शुरू हो गई है, अब जो हथियार ये मुझे देते थे वो उधर जा रहे, तो वो कहता है कि यार आप एक काम करें, पैसा नहीं दे सकते तो उधार ही दे दो ना, कोई IMF से ले दो, कोई उधर से ले दो, जंग खत्म होगी मैं वापस कर दूंगा। उसको ये पता है कि ये जंग खत्म नहीं होनी, और अगर होगी तो मेरी तबाही पर खत्म होगी। तो एक दफ़ा मुल्क हाथ से चला गया तो मैं तो अपना कुछ बना लूँ ना।
दुनिया के अंदर इस वक्त जो तबाही हो रही है, इसराइल हर पीछे तबाही के इस वक्त उसका हाथ है। अब इसराइल के अंदर एक अजीब चीज हो रही है, अर्दुगान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लड़ाई खत्म हो जाए। अर्दुगान साहब विकेट के दोनों जानिब भी खेल रहे हैं, साथ साथ वो हमास की भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खाते ऐलानात भी चल रहे हैं अंदर खाते, वो मतलब उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, साथ साथ वो इसराइल के लिए भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। यहाँ पर इस बात सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे दुनिया के मामलात में लोग कि असल में नेतन्याहू इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि ग्राउंड पर असल में वो जीत नहीं पा रहे। अब आप ये देखिए होता क्या है कि ये मनाजिर इसराइल के अंदर पहले कभी नहीं आए। इसराइल के अंदर जो लोग आए हैं वो बड़े डरे सहमे आए हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर उनके पास ये डॉक्टर्स थे, फैसिलिटीज थी, इन्होंने उनको लालच दिए, मजहबी चूरन बेचा, तुम जाओगे इधर फलाना जाओगे हिफाजत होगी। अब वो ये मनाजिर, जब ये मिसाल के तौर पर हमास ये मनाजिर जारी कर रही है तो वो कह रहे सड़कों के ऊपर लड़ाई हो रही है, तुम तो कहते थे हमारी फौज बड़ी आला है, हमारे ये सब कुछ है, फलाना है, और तुम तो खुद इतने निकम्मे हो कि अमेरिका तुम्हारी मदद करने के लिए आया तो अमेरिका पिट गया है, तो तुम कहां पर किस खेत की मूली हो, कैसे लड़ाई करोगे, प्लान क्या तुम्हारे पास। अब एक बड़ी अजीब बात है, वो इनसे ये भी पूछ रहे हैं, जो 3 लाख लोग निकल गए उन्होंने तो खैर आना ही नहीं है, जो 10-15 लाख मजीद जाने को तैयार है, वो इनसे ये पूछ रहे हैं कि कन्विंस करो हमें कि हम यहाँ पर है, तुम्हारे पास प्लान क्या है। ये कहते जी हमने गजा कैप्चर करना है। वो कहते अच्छा गजा कैप्चर करोगे तो बताओ कैसे करोगे, क्या प्लान है तुम्हारे पास, लोग तो वहां से जा नहीं रहे, क्या तुम सबको मार दोगे। वो कहते हैं अच्छा हम एटम हम मार देंगे। वो कह रहे हैं उसके बाद क्या होगा, क्या रेडिएशन से हम बच जाएंगे, दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, हमास से तुम्हारी अभी लड़ाई हो रही है, वहां तो तुम्हें कुट पड़ेगी, फिर नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि हम यहाँ से निकाल कर तुम लोगों को लाकर बसाएंगे। उस वक्त इनसे पूछा जा रहा है कि तो फिर मुस्लिम कंट्रीज जो तुम पर हमला करेंगे उसका क्या, कोई जवाब नहीं है। तुमने तो कहा था 6-7 दिन में जंग खत्म कर देंगे, आज तो 35-36वां दिन है और ये 365 भी बदल जाएंगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। और दूसरा एक अजीब मामला आया है, मुसलमानों ने जब देखा है कि इसराइल के अंदर इस वक्त हमास की जो लड़ाई जारी है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ ममालिक का ये ख्याल है कि इसराइल अगर यहाँ से बाहर आया तो हमारा नंबर आ जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि 2 स्टेट रह जाए, यानी इसराइल अगर यहाँ से निकल के पर बाहर निकाल कर आया तो वो उनको भी हड़प ना ले, तो बेहतर है कि ये हमास की कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दी जाए, ताकि यहाँ पर ऐसा मामला हो जाए कि इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन पर इत्तेफाक कर ले, कि यानी फ़लस्तीन भी हो जाए और वो भी हो जाए, चाइना भी कह रहा है फ़लस्तीन होगा और साथ वो होगा, साथ उसमें रूस भी कह रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन 2 होंगे। वो कहता है जी नहीं 2 स्टेट तो मुझे काबिल कबूल नहीं। असल में इसराइल पूरी तीसरी जंग अजीम को दावत दे रहा है और वो दुनिया, आप दुनिया के अंदर ये सोचते हैं कि हम सबके बाप हैं और फलाना है। अब आप देख लेना, आपको लड़ना हमेशा से इन्होंने लड़ाई कैसे की, अमरीकी फौजियों को आगे लगाया, कमांडोज अमरीकी फौज के लड़े हैं इस वक्त, लड़े हैं ना साथ ही इनके इसराइल के। तो भैया आप फतह क्यों नहीं हासिल कर पा रहे, आपके पास तो टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास तो चीज़ें भी है, असल में वो लड़ने वाला वो जज्बा ही नहीं है। देखिए आप इस वक्त इन मनाजिर को देखें तो जूते फटे हुए हैं और पेंटें भी गंदी हैं, दागी है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, कुछ सामान नहीं है, कुछ तो नंगे पाँव है, और वो जाकर वहाँ पर इसराइल के टैंकों के सामने लड़ाई कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसे मनाजिर आपने पहले कभी कहाँ पर देखे थे। ये तो अमरीकी फौजियों के साथ भी नहीं थे, आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। अफगानिस्तान में तो पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ तो बिल्डिंग्स थी नहीं, आप इस तरह वहाँ लड़ाई कर ही नहीं सकते थे। ये असल में जो मामला है वो इसराइल की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, हमेशा से एक हवा बनाया गया था, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, फलाना ये वो है। ये तो जब आप मैदान में कूदते हैं तो आपको पता चलता है, जब आप किसी के जूते में घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कैसा महसूस करें। इसराइल को पहली मर्तबा ग्राउंड के ऊपर, वैसे तो गजा के अंदर वो गए हैं और वो जश्न मना रहे हैं कि जी फलाना, दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज कर रही है मजम्मत, बाइकआउट फलाना। आप यकीन कीजिए सारा वर्ल्ड भी बाइकआउट कर ले तो इसराइल को ढिल्ला फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास एड और पैसा बहुत ज़्यादा है। उसको अमेरिका, आपने उसको मिसाल के तौर पर सारी दुनिया ने मिलकर उसको 1 अरब का नुकसान पहुंचा दे, $1 अरब का, अमेरिका ने उसको $1 अरब की बजाय $200 अरब उसको दे देना, ये लो पकड़ो तू ले ले, तो क्या करेंगे वो। उसे क्लियरली कहा था नेतन्याहू ने कि मुझे $10-20 अरब नहीं चाहिए, $100 अरब से नीचे पैकेज मैं कबूल ही नहीं करूँगा। वो बेचारे ज़ेलेंस्की का भी कोई सोच लो,
वो कह रहे कि यार उधर आप इतना लुटा रहे हो, मुझे लोन ही दे दो। दुनिया में ऐसे भी बेशरम पाए जाते हैं। हम सोचते थे अशरफ गनी टाइप हो गई है तो उसका भी बाप है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।